जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हुआ आपके सामने आज एक क्लास के साथ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, जो काफी एग्जाम में आ चुके हैं और जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो यह क्लास आप देखना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, हमने मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसको हमने पार्ट वाइज जो है वो डिवाइड किया है, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और प्रत्येक पार्ट में हम कोशिश करते हैं कि आपको 20 क्वेश्चन जो है वह विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीट कर सके। तो पार्ट 1 में हमने देखा था क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक, पार्ट 2 में क्वेश्चन 21 से लेकर क्वेश्चन 40 तक, पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन 41 से क्वेश्चन 60 तक। आज एक क्लास जो है वह अब मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 4 है। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 61 से क्वेश्चन 80 तक, यानी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यानी कि हम क्वेश्चन 60 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 61 से लेकर क्वेश्चन 80 तक। देखिए क्वेश्चन 61 क्या कहता है। एक क्वेश्चन 61 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिख लोग जो पगड़ी बांधते हैं ना, तो उसे जो है वो किस धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वह अंग माना गया है। ठीक, उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो सिख लोग पगड़ी बांध सकते हैं, मुस्लिम लोग टोपी पहन सकते हैं, ठीक है, हिंदू लोग तिलक लगा सकते हैं। तो ऐसा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? और यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आया हुआ है जेपीएससी 2003 में। ऑप्शन क्या कहता है? देखिए ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 27 में। आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए, अगर आपने मेरा थ्योरी का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज राकेश कुमार ऑफिशियल 1998 यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल आएगा। उस चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर के भारतीय संविधान का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर हमने पूरा डिटेल से इन सब चीजों के बारे में बताया है। प्रत्येक अनुच्छेद वाइज यानी आर्टिकल वाइज हम डिटेल चर्चा किए। ठीक है, तो प्लीज आप जाकर पहले क्लास देखिए, तो उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, मैंने इतने अच्छे से समझाया वहां पे। तो प्रश्न में कह रहा था कि संविधान किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। ठीक है, यह प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में आए हुए हैं। और इस क्लास में मैंने वैसा ही मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव क्लास में रख रहा हूँ उसमें वैसा क्वेश्चन रखा हूँ जो कि एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में उस टाइप क्वेश्चन आने वाले। तो उस प्रकार से हम मैंने सारा क्वेश्चन जो है वह संग्रह किया है। तो आपको बताना है सही जवाब की, मतलब इसमें क्या होगा सही जवाब। अनुच्छेद 24 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27 के तहत जो सिखों को पगड़ी बांधने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है सही जवाब। देखिए हम पढ़े थे कि फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में हमें कितने प्रकार का अधिकार दिया गया है? 7 प्रकार का, जिसमें हमके समानता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18। फिर आपको स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया गया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। जिसमें हमने अनुच्छेद 25 में बताया था कि आपको अंतःकरण यानी कॉन्साइंस, अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में है आपका अंतःकरण, अंतःकरण यानी कॉन्साइंस, कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, आप किसी भी धर्म को क्या है? मानने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी धर्म में आस्था रखने के स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। किसमें कहा गया है? अंतःकरण यानी आर्टिकल 25 के अंतर्गत कहा गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म को मान रहे हैं तो दूसरे धर्म को आपको छोड़ना जरूरी है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप किसी भी धर्म का अगर प्रचार कर रहे हैं तो आपको दूसरे धर्म का यानी किसी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना। ठीक है, यानी कि एक धर्म का प्रचार, जैसे हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम धर्म को गाली दे, या मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम हिंदू धर्म को गाली दे। यानी किसी एक धर्म के प्रचार करने के लिए किसी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना है। ठीक है, उसके भी आस्था को ध्यान में रख के हमको आपका धार्मिक प्रचार हम कर सकते हैं।
ठीक है। और कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं आप हिंदू धर्म में, मैं तो मुस्लिम धर्म में नहीं जाऊंगा, ईद आएगा तो ईद का सवैया भी खाऊंगा, क्रिश्चियन अब 25 दिसंबर आएगा तो मैं क्रिसमस ही मनाऊंगा। आप किसी भी धर्म में बने रहने की स्वतंत्रता है आपको, किसी किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र। और ऐसा नहीं कि आप किसी धर्म को मान रहे थे दूसरे धर्म में आपको, किसी एक धर्म को छोड़कर ही दूसरे धर्म में आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 25 में। अच्छा, इसी में जो है व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो सिखों को पगड़ी बांधने का अधिकार आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही है। आपको मुस्लिम वर्ग के लोग को टोपी पहनने का अधिकार आपको आर्टिकल 25 में ही है। हिंदू धर्म के लोग आप तिलक लगा सकते हैं, आर्टिकल 25 में है। या बौद्ध धर्म के लोग या जैन धर्म के लोग जो उसमें दिगंबर और पैगंबर होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपको कोई जो है श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर, और दिगंबर मतलब जो नंगे रहते हैं, तो उसमें उनको अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 के तहत कि उन्हें अपने धर्म को मानने का अधिकार है। इनका जो धर्म है, जो कल्चर है, वो धर्म के कल्चर को, संस्कृति को वह अपने रक्षा कर सकते हैं। किसमें कहा गया? आर्टिकल 25 में। यानी कि सिखों कृपाण धारण की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25 में। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 25 में कहा गया। क्लियर है? तो और ऑप्शन में देखते हैं कि और ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन अगला ऑप्शन दिया गया है आपको 24। ठीक है, 24 हमने बताया था कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको बचाना है ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। किसमें? अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें बचाना है ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है आपको बालाश्रम नहीं कराना है, या आप कल कारखाने में काम नहीं करा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उनसे क्या है, आप अपराध कर रहे हो और इसका सजा आपको दिया जाएगा। आप उस बच्चे का मूल अधिकार को उससे छीन रहे हो। या कोई भी भयानक काम ऐसा नहीं करना, जैसा आपको पटाखा उद्योग हो गया या खनन का काम हो गया, आप ऐसे काम आप 14 वर्ष से कम बच्चे से आप नहीं करा सकते। किसमें कहा गया? आर्टिकल 24 में कहा गया। यानी शोषण के अधिकार आपको दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 में कहा गया है कि आपको, मैंने बताया अभी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 लेकर के आर्टिकल 28 तक है। इसमें आर्टिकल 25 में तो अंतःकरण था, आर्टिकल 26 में आपको धार्मिक कार्यों के, ठीक है, मैनेजमेंट करने का आपको अधिकार दिया गया। और यह मैनेजमेंट जो आप सामूहिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कोई यज्ञ कराना हो, जलसा कराना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। किसमें कहा? आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यानी धार्मिक कार्यों के जो धन रखा जाता है, जैसे बड़े बड़े मंदिर, जैसे पटना का हनुमान मंदिर हो गया, या शिरडी मंदिर, साईं बाबा का शिरडी मंदिर, या अन्य मंदिर, आप तिरुपति मंदिर देख लीजिए, तो इन मंदिरों के पास बहुत ही ज्यादा संपत्ति है। ठीक है, तो चूंकि संपत्ति जो है किसका है? आपका मंदिर का है, इसे सरकार भी नहीं ले सकती। तो मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो समाज सेवा में लगाते हैं। जैसे आप बड़े बड़े अस्पताल खुलवाते हैं, उन अस्पतालों में इलाज आपको फ्री में होता है, बहुत कम पैसे में जो है उनका इलाज हो जाता है। तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि आप धार्मिक कार्यों के लिए जो भी पैसे रखे गए हैं, ठीक है, वो पैसे किसका है? आपको मंदिर का है। तो उन पैसों के ऊपर जो है किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 27 में। और प्रश्न 61 कह रहा था कि संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है? किसके द्वारा? अनुच्छेद 25 यानी अंतःकरण के द्वारा। क्लियर है? यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद क्वेश्चन 62 क्या कहता है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 62 क्या कहता है? देखिए 62 कह रहा है कि संविधान द्वारा, किसके द्वारा? संविधान द्वारा कह रहा है कि प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य मतलब वह संस्था जो स्वयं नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। उसी में आपका भारत के 28 राज्य आ जाएंगे, संसद आ जाएगा, राज्य का विधानमंडल, या प्रत्येक विभाग किसमें आएगा? राज्य हम उसको कहेंगे, जो स्वयं नियम कानून बनाने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो प्रश्न कर रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ठीक है, किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ए कह रहा है कि स्वास्थ्य, सदाचार या लोक व्यवस्था। आपको इसमें से बताना है कि केवल 3 सही है, ए 2 या 3 सही है, या 1 3 सही है, या 1 2 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। देखिए हमने आर्टिकल 26 में बताया कि आपका धार्मिक कार्य के मैनेजमेंट यानी प्रबंध करने का आपको अधिकार
दिया गया है। ठीक, किसमें? आर्टिकल 26 में कहा गया है। अच्छा, इसमें जो आपको बताया गया है सामूहिक रूप से, ठीक, तो जब आप सामूहिक रूप से किसी भी धार्मिक कार्य का आप मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें आपको प्रतिबंध लगाया गया है स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर आपको ऐसा नहीं कि जो है हेल्थ के ऊपर जो है आप कुछ भी आप ये कर सकते हैं, आपको स्वास्थ्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, सदाचार, सदाचार कहने का मतलब कि इस पे प्रतिबंध लगाया गया, मतलब सही और गलत का डिफरेंस कर सके कि हाँ ये चीज सही है तो सही है, ये चीज गलत है तो गलत है, यानी सदाचार पे भी क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा, लोक व्यवस्था। लोक मतलब होता है सरकारी और व्यवस्था मतलब व्यवस्था, मतलब सरकारी व्यवस्था पर भी आपको प्रतिबंध लगाया गया कि आप जो है धार्मिक कार्यों के लिए आप मैनेजमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए आप सामूहिक रूप से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 26 आपको यह अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता दे रहा है कि आप सामूहिक रूप से जलसा कराइए, यज्ञ कराइए। लेकिन इन चीजों, ये तीन चीज यानी कि स्वास्थ्य पर, सदाचार पे और लोक व्यवस्था पर आपको क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? यानी कि सभी, यानी कि व्यवस्था, लोक व्यवस्था पे भी प्रतिबंध लगाया गया, सदाचार पे भी प्रतिबंध लगाया गया और स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? सभी, यानी 1 2 3 सभी पे प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 26 के तहत। क्लियर है? आर्टिकल 26 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों का आप मैनेजमेंट कर सकते हो, आपको यह अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है सामूहिक रूप से, जैसे आप यज्ञ करते हो, जलसा करते हो, या आप दुर्गा पूजा में देखते हो बड़े बड़े माता का प्रतिमा के लिए पंडाल बनाया जाता है। तो ये सभी क्या है? धार्मिक कार्य है, और धार्मिक कार्य के लिए आप मैनेजमेंट कर सकते हैं सामूहिक रूप से। तो पुलिस तो कह सकती थी ना कि आप जो है इतना भीड़ क्यों लग रहे हैं, बहुत तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए आप प्रशासन क्या कर सकते थे? मना कर सकते थे। लेकिन आपको यह अनुच्छेद 26 के तहत अधिकार दिया गया, यह आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो इन अधिकारों को आपसे ना ही सरकार छीन सकती है, ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 63 क्या कहता है? प्रश्न 63 देखिए, प्रश्न 63 कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन करने का मान्यता प्रदान किया गया है? ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का संरक्षण, मतलब जो उनका कल्चर है उनको संरक्षण कर सकता है, उनका रक्षा कर सकता है, तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों को संचालन या स्थापना करने का अधिकार मान्यता प्रदान किया गया है? किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 29 व 30 में, आर्टिकल 32 में, या आर्टिकल 38 व 39 में। आपको बताना इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए, हमने आपको बताया था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, वह किसमें था? आर्टिकल आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दो आर्टिकल दिए गए हैं शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के लिए। क्लियर है? हमने 7 प्रकार का अलग अलग स्वतंत्रता का, 7 प्रकार का अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हमने बताया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 और 30 में क्या बताया गया है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्लियर है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 29 कहता है, ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है कि जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, कोई भी शिक्षण जहां शिक्षा का मतलब अधिकार है, यानी जहां शिक्षा की प्राप्ति होती है, यहाँ जहां शिक्षा दिया जाता है, यानी उन शिक्षण संस्थानों में आप किसी अल्पसंख्यक को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। किसमें कहा गया? आर्टिकल 29 में। ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या गया? मतलब जाति, आपकी कोई भी विद्यालय है या शिक्षण संस्थान है, आप इस आधार पर किसी अल्पसंख्यक को रोक नहीं सकते कि आपकी जाति ऊंची है तो आपको पढ़ने दिया जाएगा, आपकी जाति ऊंची नहीं है तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। यानी किसी दलित वर्ग के व्यक्ति को या बच्चे, उनके बच्चे को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि आपकी जाति नीची है, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 29 में कहा। यानी किसमें, किसके किसके आधार पे? जाति के आधार पे, यानी बोल नहीं सकते किसी की जाति ऊंची है, किसी की जाति की नीची। धर्म के आधार पे। क्लियर है? यानी जैसे आप अल्पसंख्यक में कौन आ जाएंगे? जैसे आप मुस्लिम वर्ग हो गए, या
बौद्ध धर्म के लोग या आपको जैन धर्म के लोग या हमारे यूपी बिहार या वेस्ट बंगाल ये सब में क्या है, अल्पसंख्यक, इनकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, क्या है, इनकी संख्या बहुत ही, अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, जिसकी संख्या राज्य लेवल पे 10% से कम होती है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहेंगे। तो यूपी बिहार पश्चिम बंगाल मतलब ये सब हिंदी भाषी राज्य में क्या है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म इन लोगों की संख्या जो है 10% से कम होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक की गणना किसके आधार पर होती है, राज्य लेवल पे होती है। किसके आधार पर, राज्य लेवल, हमने बताया था। तो अगर इनकी संख्या कम है तो आप इनको ये इस आधार पे नहीं रोक सकते हैं कोई विद्यालय में पढ़ने से कि आपकी क्या है, आपका धर्म अलग है, आपको यहाँ पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आप इस आधार पे नहीं कर सकते हो। संस्कृति यानी कल्चर के आधार पे, अगर वह मुस्लिम अगर किसी राज्य में अल्पसंख्यक में है तो अगर वह टोपी पहन के आता है तो आप इस आधार पे नहीं रख सकते हो कि आपका कल्चर अलग है, आपका टोपी पहनने का अधिकार है। साउथ के लोग जो है वह व्हाइट धोती पहनते हैं तो उनका वह कल्चर है, तो कल्चर के आधार पर आप किसी व्यक्ति को शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकते हो। क्लियर, या भाषा के आधार पर ले लीजिए, इन 4 चीजें बताए गए, धर्म, संस्कृति, भाषा और जाति के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक को आप क्या नहीं कर सकते, शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। यह आपको उनको अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया। अच्छा, आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों अल्पसंख्यक के लिए। अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, जिसकी संख्या 10% से कम है और हम अल्पसंख्यक कहेंगे। क्लियर है, और अल्पसंख्यक की गणना किसके आधार पर होता है, राज्य लेवल पर। जैसे आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक में है, क्योंकि वहां पे बौद्ध धर्म की अधिकता है, वहां पे बहुसंख्यक में क्या है, बौद्ध धर्म है, और वहां पे अल्पसंख्यक में कौन है, हिंदू धर्म। वही अगर आप मतलब मध्य भारत में देखेंगे यानी यूपी बिहार इन सब राज्यों में, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे क्या है, हिंदू धर्म के लोग ज्यादा है, तो यहाँ पे हिंदू धर्म बहुसंख्यक में, तो ये कहा गया है अल्पसंख्यक के लिए। इसीलिए अल्पसंख्यक यानी पूर्वोत्तर में हिंदू धर्म के लिए, अगर जिस राज्य में जो अल्पसंख्यक में होंगे उनके लिए यह कहा गया आर्टिकल 29 में कि जाति धर्म भाषा संस्कृति के आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक आप क्या नहीं कर सकते हो, स्कूल विद्यालय कोचिंग इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कहीं भी जहाँ शिक्षा दिया जा रहा है उसे आप शिक्षा से आप वंचित नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसके मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी मूल अधिकार उससे छीन रहे हैं, उससे वंचित कर रहे हैं, तो आप पे ऊपर जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। क्लियर है, किस पे कहा गया, आर्टिकल 29 में। वही आर्टिकल 30 में कहा गया है कि देखिए पहले तो आर्टिकल 29 में अधिकार दे दिया गया कि आपको अल्पसंख्यक वर्ग के लोग को जो है इस आधार पे उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, ठीक है, जाति धर्म संस्कृति और भाषा के आधार पे। वही आर्टिकल 30 में फिर कहा गया कि ठीक है अधिकार तो दिया, अगर आपको वहां फिर भी आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, असहजता महसूस करते हो, तो आप खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हो पढ़ने के लिए। क्लियर, यानी आर्टिकल 30 में क्या कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी शिक्षण संस्थान या विद्यालय में असहजता महसूस करता है यानी अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो वह खुद का संस्थान खोल सकता है। क्लियर है, क्या कर सकता है, खुद का संस्थान खोल सकता है। अच्छा, संस्थान खोलने से तो सिर्फ नहीं हो जाएगा, उसके लिए वहां पे टीचर की व्यवस्था करनी होगी, वो स्कूल या विद्यालय चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, आपका टीचर को तनख्वाह देनी पड़े, कोई तो फ्री में काम करेगा नहीं, तो उसे जो है सरकार कहती है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी विद्यालय में अगर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वह खुद का संस्थान खोले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उन संस्थानों में टीचर यानी शिक्षक भी सरकार प्रोवाइड करेगी, उस विद्यालय को चलाने के लिए बजट भी सरकार प्रोवाइड करेगी, टीचर की सैलरी भी सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राज्य के सरकारी स्कूल चलाए जाते हैं, उसी प्रकार से ऐसे संस्थान जिसमें आपको अल्पसंख्यक वर्ग के लोग खुद स्वयं खोल रहे हैं, क्योंकि वह ऐसा कहेंगे हाँ हम उस विद्यालय में जो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ऐसे संस्थान को जो है सरकार पैसे मुहैया कराएगी, टीचर सरकार मुहैया कराएगी। क्लियर है, तो इसमें किसमें कहा गया, आर्टिकल 30 में कहा गया, यानी आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों किसके लिए है, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी के लिए। किसके लिए है, माइनॉरिटी के लिए। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो प्रश्न कह रहा था कि आपको किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण, ठीक क्या है, अपना संस्कृति का रक्षा कर सकता है, ठीक है, तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान की स्थापना व संचालन के अधिकार का मान्यता प्रदान की गई। यह किसमें, आर्टिकल, ये बात हो गया, देखिए अपने पसंद का संस्थान का स्थापना व संचालन कर सकता है, यह हो गया आपका आर्टिकल 30 में कहा गया। और फिर कह रहा है कि अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि किसी को आप वंचित नहीं कर सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने से, यह कहा गया आपको 29 में। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी,
एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 29 और 30। क्लियर है, आर्टिकल 29 और 30। तो यह प्रश्न आपका समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 क्या कहता है। ठीक है, यह फिर से एक बार समझाऊं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के आप क्लास देखिए। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4 है। इसके पहले हमने पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 भी बनाया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को, क्लियर है, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालन करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आ गया ना प्रश्न, पहले हमने पीछे में थ्योरी बताया, अभी उसका एक और प्रश्न आ गया। तो हमने इस टाइप का प्रश्न ज्यादातर इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे उस टॉपिक से रिलेट करके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब मैं प्रत्येक ऑप्शन का भी मतलब एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, ताकि वो ऑप्शन से भी आपका पहला चीज फायदा तो ये होगा कि उसका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है। और अब दूसरा ये है कि आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपको प्रत्येक ऑप्शन पता होगा और मान लीजिए कि एक ऑप्शन आपको मालूम नहीं है, वैसी का उसका जवाब है, तो आप ऑप्शन से क्या कर सकते हो, सही जवाब आप कर सकते। इसलिए मैं प्रत्येक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, यह प्रश्न कह रहा है क्या, अल्पसंख्यकों क्या अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करना और संचालन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यह प्रश्न आया है किसमें, यूपीपीसीएस 1997 के अंतर्गत आया हुआ है। ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 30 में। अभी हमने बताया कि अल्पसंख्यक के लिए कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी विद्यालय या किसी शिक्षण संस्थान, कोचिंग, यूनिवर्सिटी में अगर असहजता महसूस करता है या अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो वह स्वयं शिक्षण संस्थान खोल सकता है। ठीक है, शिक्षण संस्थान संचालन कर सकता है। उसके लिए पैसे सरकार मुहैया कराएगी, टीचर सरकार मुहैया कराएगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सरकारी विद्यालयों को सरकार बजट देती है, ठीक उसी प्रकार से क्या करेगी ऐसे संस्थान जो अल्पसंख्यक खोल रहे हैं उसे भी सरकार पैसे मुहैया कराएगी। क्लियर है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए मदरसा, मदरसा में क्या है कि मुस्लिम वर्ग के बच्चों को अपना स्वयं मदरसा खोल लेता है उन लोग, और वह पैसा कौन दे रही है, सरकार दे रही है। या संस्कृत विद्यालय देख लीजिए, क्योंकि संस्कृत विद्यालय में संस्कृत भाषा की पढ़ाई होती है। क्लियर है। और संस्कृत विद्यालय के बच्चे अनकंफर्टेबल महसूस करें, क्योंकि अगर किसी विद्यालय जनरल विद्यालय में अगर जाएंगे तो बच्चे क्या है, शर्ट और पैंट पहन के आएंगे। और संस्कृत विद्यालय के बच्चों को आप देखेंगे तो इधर टिक्की रखेंगे, गेरुआ वस्त्र पहनते या धोती पहनते, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल उनको लगेगा कि सभी बच्चे ऐसे हम अकेले अगर ये है, तो वो क्या है, स्वयं का संस्कृत विद्यालय खोलने, उसके लिए पैसे कौन उनको मुहैया कराए, सरकार। क्लियर है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वह स्वयं का संस्थान खोल सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। क्लियर है। किसमें कहा गया, आर्टिकल 30 में कहा गया। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसमें, ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 30 के तहत कहा गया। अच्छा, और ऑप्शन क्या कहते हैं, चलिए उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए आर्टिकल 19 में कहा गया कि आर्टिकल 19 को जो है संविधान का रीढ़ कहा गया। इसमें 7 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, चूंकि 7 नहीं है 6 ही है। एक को जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसमें आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्लियर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप क्या चाहते हो, खुद को एक्सप्रेस करना व्यक्ति कहलाता है। मौन धारण कर सकते हो, इसमें प्रेस की आजादी है, मीडिया की आजादी, झंडा फहराने की आजादी, आपका मन, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो, सरकार से जवाब मांग सकते हो। क्लियर है। क्या सरकार से सवाल, कोई नेता अगर पसंद नहीं तो उसका पुतला फूकने का भी अधिकार आपको 19 का 1 में दिया गया। 19 का 2 में सभा करने की स्वतंत्रता, 19 का 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 का 4 में भारत में कहीं भी आप घूम सकते हो, चारों भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19 का 5 में आपको बसने की स्वतंत्रता। 19 का 6 में संपत्ति खरीदने का आपको अधिकार है, जिसको चूंकि मूल अधिकार से भी हटाकर किसमें कर दिया गया, और कानूनी अधिकार कर देगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हमने बताया। ठीक है। और 19 का 7 में जो है वह व्यवसाय करने का अधिकार आपको दिया गया। तो आर्टिकल 19 के तहत जो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता जो एक व्यक्ति को बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वह सभी अधिकार आपको 19 में दिया गया। इसलिए संविधान का रीढ़ कहा जाता है किसे, अनुच्छेद 19 को। ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में जो है आपको 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जेओपार्डी और सेल्फ इनक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जिसमें आप किसी व्यक्ति को अगर सजा सुना रहे हैं तो अपराध के समय कौन सा कानून था, सजा उसको उसी के आधार पर दिया जाएगा। ठीक। डबल जेओपार्डी में क्या है कि आप एक सजा, एक अपराध का एक सजा दिया जाएगा। सेल्फ इनक्रिमिनेशन में आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, आपको खुद को संरक्षण करने का अधिकार आपको दिया गया। किसमें, आर्टिकल
20 में कहा गया। आर्टिकल 26 में क्या है? आर्टिकल 26 में आपको मैंने प्रश्न पीछे आया था आर्टिकल 26 रिलेटेड कि धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट का आपको अधिकार दिया गया है सामूहिक रूप से। क्लियर है? सामूहिक रूप से। यानी इस प्रश्न में क्या पूछा था कि अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित और संचालित करने का अधिकार किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 30 में कहा गया। क्लियर है? आर्टिकल 30 में कहा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? यह प्रश्न आया आपको रेलवे 2005। देखिए कितना दम हल्का टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए आप क्वेश्चन से घबराए नहीं। हमारे थ्योरी का क्लास देखें, फिर आप ऑब्जेक्टिव का प्रश्न देखें, तो आपको इससे अनुभव हो जाएगा कि जो हम पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं। या अगर फिर भी कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को जो है क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 65 क्या कर रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? ठीक है, यह प्रश्न आपको रेलवे 2005 में है। ऑप्शन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही जवाब। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या होगा सही जवाब? देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत है? कौन कौन सा अनुच्छेद? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के, ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक दिया गया। हमने बताया आर्टिकल 25 में अंतःकरण, आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के लिए आप प्रबंधन कर सकते, मैनेजमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में आपको बताया गया है कि आप कोई भी शिक्षण संस्थान या विद्यालय जिसको पैसा सरकार दे रही है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसमें कहा गया? आर्टिकल 28 में कहा गया। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? यानी सिर्फ आर्टिकल 25 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कोई भी आर्टिकल होता है तो वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 25। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, और ऑप्शन क्या कहता है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 में अभी हमने बताया, इसमें एक्सपोस्ट फैक्टर, डबल जीपार्टी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 22 में जो है आपको संरक्षण से दिया गया है गिरफ्तारी से। ठीक है, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट। इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, एक दंडात्मक और दूसरा निषेधात्मक। दंडात्मक के तहत अगर आप अपराध कर देते हैं तो पुलिस आपको पहले दिखाएगी वारंट और फिर आपको गिरफ्तार कर ले। यानी पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना आपको जरूरी है। गिरफ्तार करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर, आपको थाने में 24 घंटे रख सकते, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में जज के पास लेके जाना होता है। और इन 24 घंटे में आपको यह एहतियात का समय या छुट्टी का समय इसमें काउंट नहीं होता। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा? वकील दिया जाएगा। यानी गिरफ्तारी से संरक्षण किसमें कहा गया? आर्टिकल 22 में। यह आपको दंडात्मक कहता है। वही निषेधात्मक में कहा गया है कि निषेधात्मक मतलब रोकना, यानी अपराध करने से पहले ही आपको क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। यानी आपसे अगर संभावना है कि आप अपराध कर सकते हो तो आपको पहले ही रोक दिया जाएगा। जैसे आप अगर कोई भड़काऊ भाषण देते हो या आपसे शासन को यह लगा कि यह दंगा भड़का सकता है तो आपको अपराध करने से पहले आपको गिरफ्तार कर लेगा। किसमें कहा गया? निषेधात्मक के कहा। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, यानी प्रश्न क्या पूछा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। यानी राइट आंसर इस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 25। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है? देखिए प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में? यह प्रश्न आया है आपको एसएससी 2002 में। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है। ऑप्शन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35। आपको बताना है सही जवाब इसका क्या होगा। यानी कि भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ठीक है, आपको बताना है सही जवाब। देखिए हमने बताया था 7 प्रकार का स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और लास्ट जो था वो संवैधानिक उपचार। किसमें? आर्टिकल 32 में। यानी कि संवैधानिक उपचार किसमें दिया गया है? संवैधानिक उपचार
यानी आर्टिकल 32, यानी आर्टिकल 32 के तहत आपको संवैधानिक उपचार किया गया, यानी कि रिमेडी। आपके किसी कोई भी व्यक्ति किसी का मूल अधिकार का हनन करता है या उसको छीनने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट आपको अच्छे से उपचार कर देगी, इसलिए इसे कहा गया संवैधानिक उपचार। किसे? आर्टिकल 32 को। हमने पढ़ाया था आपको फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, जिसमें आपको 12 13 तो 12 में तो परिभाषा है, 13 में आपको अल्पीकरण के बारे में बताया गया। मेन आपको फंडामेंटल राइट कहां से मिलता है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 30 तक ही है, क्योंकि 31 में संपत्ति का अधिकार था, वो तो अभी समाप्त हो गया। तो मेन अनुच्छेद कहां से कहां तक अधिकार दिए गए? 14 से लेकर के 30 तक। अगर इन अधिकारों में कोई भी व्यक्ति आपसे या सरकार आपसे फंडामेंटल राइट को छीनती है, उसको हनन करने की कोशिश करती है, तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 का प्रयोग करके कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? किस में जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मूल अधिकार को रक्षा करने का अधिकार किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया। यानी कि हमारा मूल अधिकार इसलिए है क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 वाला मूल अधिकार है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हमारा मूल अधिकार इसलिए है क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 वाला मूल अधिकार है। अगर हमारे पास आर्टिकल 32 का मूल अधिकार नहीं दिया होता तो ये जितने भी मूल अधिकार दिए गए आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक, ये सभी वैल्यू लेस हो जाते, क्योंकि कोई भी फिर क्या होता है कि कोई भी हमारे मूल अधिकार का हनन कर लेता है, हमारे मूल अधिकार को हमसे छीन लेता, जाति धर्म के आधार पर हमारे साथ भेदभाव करता। क्लियर है? यानी हमें फिर गिरफ्तारी संरक्षण भी नहीं मिलता, पुलिस अपने मन मुताबिक अपना काम करती। तो हमारा मूल अधिकार इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका रक्षा करने का अधिकार इनको दिया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। क्लियर है? यानी संवैधानिक उपचार आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 32 में है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी अनुच्छेद 32 में जो है कि क्या बताया गया? संवैधानिक उपचार बताया गया। क्लियर है? क्या बताया गया? संवैधानिक उपचार बताया गया। चलिए और ऑप्शन क्या कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए और ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 30। अभी हमने बताया था लास्ट के प्रश्न में कि अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग किसी शिक्षण संस्थान या विद्यालय में असहजता महसूस करता है या अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो वह स्वयं अपना संस्थान खोल सकता है, स्वयं अपना संस्थान संचालन कर सकता है, स्थापित कर सकता है, और इसके लिए पैसे सरकार मुहैया कराएगी, बजट सरकार मुहैया कराएगी, टीचर सरकार मुहैया कराएगी। किसमें कहा गया? आर्टिकल 30 में कहा गया। क्लियर है? आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अभी मूल अधिकार से हटाकर किसमें कर दिया गया? कानूनी अधिकार। यह कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के शासन में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अभी इसे संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार से हटा करके क्या कर दिया है? कानूनी अधिकार। ऐसे आर्टिकल 31 में था, अभी इसे आर्टिकल 31 में हटा कर कहां लाकर जोड़ दिया गया है? तो 300 के काम में। क्लियर है? अभी ये कहां लाकर जोड़ा गया है? अभी आपको ये जोड़ा गया है 300 के काम में। कहां जोड़ा गया? 300 के काम में। और यह अभी क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। ये मतलब कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? कि आपकी संपत्ति आपसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार को जरूरत पड़ने पर आपसे ले सकती है। जैसे आपका कोई देश का डेवलपमेंट का काम हो रहा है या राष्ट्र हित में डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है या सड़क बन रहा है, रेलवे लाइन बिछ रहा है, ठीक है, राष्ट्र हित के लिए आपकी संपत्ति को सरकार आपसे ले सकती है। हाँ, लेगे फ्री में तो लेगे नहीं, उसके बदले आपको मुआवजा भी प्रोवाइड करेगी। जब आपकी जमीन लेती है तो आप विश्वास नहीं करोगे कि आपको 10 गुना 15 गुना अधिक रेट, जो सरकारी रेट होते हैं उससे ज्यादा पैसे आपको सरकार दे देती है। क्लियर है? यानी कि अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया कि आपको संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उसे हटा करके अभी कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्लियर है? देखिए अनुच्छेद 35 जो है यह आपको मूल अधिकार को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? आगे बढ़ाने की बात करता है। यानी कि संसद को आर्टिकल 35 में कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि हमारे फंडामेंटल राइट यानी हमारे मूल अधिकार को और अपडेट करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए संसद कानून बना सकती। किसमें कहा गया? आर्टिकल 35 में कहा गया। क्लियर है? यानी अगर संसद को ऐसा लगता है कोई ऐसा मूल अधिकार है जिसे और शक्तिशाली बनाने का जरूरत है तो वह संसद बना सकती है। यह पहले से प्रावधान आर्टिकल 35 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब करके गए हैं। क्लियर है? क्लियर है? यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? पूछा गया था प्रश्न में कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 32 होगा इसका सही जवाब। यानी राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं 67 क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 67 कह रहा है
कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, यानी कि ऐसे 7 अलग अलग स्वतंत्रताएं थी, अधिकार दिए गए थे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। तो कह रहा है कि किन अमौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। ऑप्शन क्या कह रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, या शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, किसे शिक्षा? अच्छा, यह प्रश्न देखें किस कौन कौन एग्जाम में आया। एसएससी 2011 2001 में आया, फिर आपका रेलवे 2005 में आया। तब सोचिए ऐसे हल्के हल्के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है वो किस अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। क्या कहा है? संविधान का आत्मा और हृदय। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार को क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान का आत्मा। और प्रश्न में पूछ रहा है संविधान का आत्मा और हृदय। ठीक है, अगर इसका सही जवाब देखा जाए ना तो संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, संविधान का आत्मा क्या है? तब आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। देखिए, संविधान का आत्मा और हृदय दोनों को है, तब प्रस्तावना होगा इसका सही जवाब। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना नहीं है तो संविधान का आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यानी इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को क्या कहा गया? संविधान का आत्मा कहा गया। क्योंकि प्रश्न में पूछा जा रहा है संविधान का आत्मा और हृदय, तो ये होता है इसका सही जवाब प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना है नहीं, तो हम क्या सही जवाब करेंगे? संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 क्या कहता है? देखिए, प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार जो है वो किस परिस्थितियों में निलंबित हो सकते हैं। ठीक, ऑप्शन क्या कहता है? आपात स्थिति घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, सैनिक विधि लागू हो, या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है, आपको बताना है सही जवाब कि संवैधानिक उपचार किन परिस्थितियों में जो है वह निलंबित हो सकते हैं। यानी आर्टिकल 32 जो है वह निलंबित हो सकता है किन परिस्थितियों में। यानी कि आपके जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको रक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। उसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचार। तो कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है किन परिस्थितियों में आपके मूल अधिकार को रक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास नहीं रहेगा। ऐसा स्थिति आ सकता है। और हमने बताया था कि हमारे मूल अधिकार को कुछ समय के लिए, ठीक है, निलंबित कर देता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि आपसे आपके मूल अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, लेकिन कई कुछ स्थिति में यानी कभी कभी जो है हमारे मूल अधिकार को रोकना जरूरी हो जाता है। तो राष्ट्रपति हमारे मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। उसी को कहा जाता है निलंबित करना, उसी को कहा जाता है सस्पेंड करना। किसके पास अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास। तो किन स्थितियों में कर सकते हैं? जैसे आज हमारे मतलब बिहार राज्य में इलेक्शन है, तो सिर्फ आज के लिए मौलिक अधिकारों क्या फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया गया? हमसे निलंबित कर दिया गया, हमसे सस्पेंड कर दिया। यह करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। या अगर कोई एरिया में बहुत ही ज्यादा अशांति पैदा हो जाए तो वहां पे आर्टिकल जैसा हमने 34 में पढ़ाया भी था कि किसी क्षेत्र में अशांति का माहौल हो जाए तो वहां पे सैन्य का मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। और मार्शल लॉ कहते हैं सैन्य कानून। यानी कि वहां पे सबसे खतरनाक सैन्य कानून होता है अस्पा। यानी कि जब आपको किसी क्षेत्र में अशांति की स्थिति हो जाए, या इलेक्शन का समय है, या कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए हमारे देश में, तो उन स्थिति में हमारे फंडामेंटल राइट को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। और यह अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। यानी कि प्रश्न में पूछ रहा था कि संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग यानी किन स्थितियों में या किन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, यानी सस्पेंड किया जा सकता है। और यह अधिकार किसके पास होता है? सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। किन परिस्थिति में पूछ रहा है? यानी आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब होगा, यानी कि ये सही है। सेना सदस्यों के संबंध में, ये भी सही है। जब सैनिक विधि लागू हो, विधि मतलब क्या होता है? कानून।
यानी कि जब सैन्य कानून, अभी मैंने बताया मार्शल लॉ जब लागू होता है तब उन परिस्थितियों में हमारे मूल अधिकार क्या होंगे, हमारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे, मतलब कुछ समय के लिए रोक दिए जाएंगे। यह रोकने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। क्लियर है, यानी कि सैनिक विधि जब लागू होगा फिर भी हमारे मौलिक अधिकार को क्या किया जाएगा, हमारे से सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी संवैधानिक उपचार को सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, यानी ऊपर दिए गए प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि निलंबित कर सकते हैं। क्लियर है, यानी कि दिस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, मतलब आपात की स्थिति में भी, सेना सदस्य के संबंध में भी, और जब सैन्य कानून लागू हो फिर भी, या इलेक्शन हो, ठीक है, या दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर दिया, उन स्थिति में क्या किया जाता है, हमारे मूल अधिकार को सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है, और यह करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। क्लियर है, प्रश्न संख्या 68 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 69 क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते सकते हैं। क्या किया सकते हैं, प्रवर्तित किया। देखा, यहाँ पर एक टर्म आता है प्रवर्तित, ठीक है, प्रवर्तित या प्रवर्तन। हमने बताया था कि प्रवर्तन का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को उससे छीना ना जा सके, उससे मतलब उससे हनन उसका नहीं किया जा सके, यह सुनिश्चित करना किसका काम होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, इसी को कहा जाता है प्रवर्तन। क्लियर है, क्या कहता है, प्रवर्तन। तो प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रवर्तन किए जा सकते हैं। क्लियर है, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। तो कह रहा ऑप्शन कह रहा है कि आपको संवैधानिक अधिकार को प्रवर्तन किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार को, सांविधिक अधिकार को, या उपरोक्त सभी को। यह प्रश्न आया आपको यूपीपीसीएस 1997 में, ठीक है। तभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार को न्यायालय के द्वारा क्या किया सकता है, प्रवर्तन किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट उसे छीना ना जा सके, उससे हनन किया ना जा सके, उसी को कहा जाता है न्यायालय द्वारा प्रवर्तन। यानी कि न्यायालय को यह अधिकार होता है, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को उसे छीना ना जा सके, उससे हनन ना किया जा सके। किसमें कहा गया, आर्टिकल 32 में कहा गया। क्लियर है, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो होता है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि न्यायालय सुनिश्चित करता है। क्लियर है, प्रश्न संख्या 69 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 70 क्या कह रहा है। अच्छा, अभी आ गया रीट से, कह रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नोक्त, मतलब निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला कह रहा है कि डिक्री, ठीक है, अध्यादेश, ठीक है, और ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका रीट हो जाएगा, इसको समादेश कहते हैं, समादेश, या इसी को कहा जाता है रीट। ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिक्री कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, समादेश या रीट कहते हैं, या अधिसूचना कहते हैं। आपको बताना है सही जवाब, जब मैंने लिख दिया है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि वही आंसर होगा। देखिए क्या होता है कि आपका आर्टिकल 32 के तहत, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन ना हो या उसकी उसे छीना ना जा सके। तो इसी के तहत जो है सुप्रीम, यानी आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का आदेश जारी करता है, और इन्हीं आदेश को समादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समादेश कहा जाता है या रीट कहा जाता है। क्लियर है, और हमने थ्योरी क्लास में हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है वह रीट कौन कौन सी होती है। पहला कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी को हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। दूसरा है आपका परमादेश, क्या है, परमादेश या मैंडेमस, इसको क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। परमादेश, परमादेश मतलब मैंडेमस। तीसरा जो होता है अधिकार परीक्षा,
इससे रिलेटेड प्रश्न जब आएंगे तो हम इसका डिटेल चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं। अधिकार परीक्षा, इसको कहा जाता है क्यू वारंटो। क्या कहता है क्यू वारंटो। अच्छा, चौथा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी प्रोविशन। और पांचवा प्रकार का जो रीट होता है उसे कहते हैं उत्प्रेषण या सर्जरी। क्या कहते हैं? उत्प्रेषण या इसी को सर्जरी कहा जाता है। क्लियर है? यानी कि संवैधानिक उपचार के तहत आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार का समादेश जारी किया जाता है, यानी रीट जारी की जाती है। वह कौन कौन से रीट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कॉर्पस, परमादेश मतलब मैंडेमस, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंट, प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब प्रोविजन, और उत्प्रेषण यानी सर्जरी। अच्छा, इसमें हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, बाकी प्रश्न में आएगा तो हम डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है? कोर्ट के पास, जज के पास लेकर जाना होता है। अगर जो है वह पुलिस जज अपराधी को जज के पास लेकर नहीं जाता है तो अपराधी के परिवार वाले वकील को लेकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो अपराधी के साथ साथ पुलिस को ही बुलाएगी, और अपराधी का अगर केस छोटा होता है तो उसे जमानत यानी बेल दे देती है, और अपराधी का केस अगर बड़ा होता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में भेज देती है। उसके बाद फिर पुलिस से पूछा जाता है कि आपने इसका मूल अधिकार का हनन किया है, क्योंकि आर्टिकल 22 में कहा गया है कि किसी अपराधी को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में जज के पास लेके जाना है। लेकिन आपने इसका 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जज के पास लेके नहीं गया, यानी आपने इसका मूल अधिकार को हनन किया है। फिर उस पुलिस के ऊपर क्या जारी होगा? सो कॉज नोटिस जारी होगा, और उसे स्टाम्प पेपर पर हलफनामा में लिखित जवाब देना होगा। किसमें कहा गया? अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण में। परमादेश के तहत कोई भी कर्मचारी जो सरकार से वेतन ले रहा है, वह किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का हनन कर रहा है या उसे छीन रहा है, अर्थात वह अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। किसमें कहा गया? परमादेश यानी कि मैंडेमस के तहत कहा गया। क्लियर है? किसमें कहा गया? परमादेश में कहा गया। जैसे आर्टिकल 21 का में है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मतलब पाने का अधिकार है, और टीचर जो है वो विद्यालय में अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, यानी कि बच्चे का मूल अधिकार को छीना जा रहा है, तो उस टीचर यानी उस शिक्षक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है? डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। किसमें कहा गया? परमादेश में। अधिकार परीक्षा मतलब होता है यानी क्यू वारंटो, मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब आपका अधिकार क्या है। मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसके लिए वह योग्य नहीं है, अगर वो वह काम करने लगे तो उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। जैसे हॉस्पिटल में नर्स डॉक्टर का काम करने लगे, विद्यालय में सफाई कर्मी पढ़ाने लगे, तो इन लोगों पे क्या होता है? फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, उसे क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। अच्छा, प्रतिषेध मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई निचले अदालत या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जिसके लिए जिसके मतलब किसी मुकदमे को जो उसके अधिकार में नहीं है, तो उसे रोक दिया जाता है ऊपरी अदालत के द्वारा, और फिर उससे ऊपरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब क्या है कि किसी मुकदमे को रोकना। तो रोकेगा कौन? निचली अदालत में। रोकेगा कौन? ऊपरी अदालत वाला। तो अगर किसी निचले अदालत में चल रहे मुकदमे किसी मुकदमे को रोक दिया जाता है ऊपरी अदालत के द्वारा, तो उसे कहते हैं प्रतिषेध। उत्प्रेषण या सर्जरी क्या होता है कि निचली अदालत में किसी मुकदमे का फैसला सुना दिया। कौन सुना दिया? मतलब फैसला सुना दिया किसी मुकदमे पे, निचली अदालत या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट फैसला सुना देता है और उस फैसले को ऊपरी अदालत के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है उत्प्रेषण या तो सर्जरी कहा जाता है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाबरी मस्जिद का केस ले लीजिए, उसमें क्या किया? फैसला सुना दिया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया, तो इसे कहेंगे हम उत्प्रेषण। यानी निचली अदालत में किसी मुकदमे के फैसले को अगर रद्द कर दिया जाता है और फिर उसे ऊपरी अदालत में ट्रांसफर करता है, ऊपरी अदालत बोला ठीक है ये फैसला तुमने सुनाया है, इसको हम रद्द करते हैं, फिर हमारे पास भेज दो, तो इसे क्या कहेंगे? हम उत्प्रेषण या तो सर्जरी कहेंगे। तो देखिए, आपका 4 नंबर और 5 नंबर है कौन कौन सा, यानी कि 4 और 5 ये किसके लिए है? आपको न्यायालय के लिए यानी कोर्ट के लिए होता है, और बाकी ये 3 जो है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये कर्मचारी और अधिकारी के लिए यानी कि किसके लिए होता है? कार्यपालिका के लिए होता है। ठीक है, हमने बताया भी था किसके लिए? कार्यपालिका के लिए। तो प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है वो उसे क्या कहते हैं? उसे हम समादेश या रीट कहते हैं। और वो कितने प्रकार के रीट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
तो 5 प्रकार के कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिशत उत्पन्न। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इसका क्लास नहीं देखा है तो प्लीज अगर पहले क्लास देखिए। देखिए ये इसमें टर्म जो है वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा टर्म है, ठीक है, मतलब कि टेक्निकल टर्म है, इसलिए थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन आप इसके अंदर क्या है अगर उस चीज को समझ जाएंगे तो ये आपके माइंड में रहेगा, इसलिए घबराने का बात नहीं है। अच्छा, आर्टिकल 31 यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि समादेश, या इसे हम क्या कहते हैं? रीट कहते हैं। क्लियर है? प्रश्न संख्या 70 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? आ गया ना? किसके लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए बात कर रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के द्वारा। यह प्रश्न आया है आपको एमपीपी सीएस 1993 में। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? आपको बताना है सही जवाब। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हमने बताया अभी पीछे का प्रश्न में या 5 प्रकार के रीट समझाया कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो अगर पुलिस को 24 घंटे के अंदर इसको कोर्ट में जज के पास लेके जाना है, अगर कोर्ट में जज के पास अपराधी को लेके नहीं जाती है तो अपराधी का परिवार वाले वकील को लेकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है क्या करेगी? उस अपराधी के साथ साथ पुलिस को भी बुलाएगी। पहले अपराधी का मैटर देखेगी कि अपराधी का केस अगर छोटा है तो उसे देगी के बेल, और अगर अपराधी का केस है बड़ा तो उसे देगी जुडिशियल कस्टडी यानी जेल। उसके बाद अपराधी का तो मैटर सॉल्व। उसके बाद जो है फिर पुलिस को कहेगी कि भैया आपने क्या किया है कि इस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन किया है, क्योंकि आर्टिकल 22 में कहा गया कि आप अपराध किसी अपराधी को गिरफ्तार करते हो तो 24 घंटे तक थाना में रखना है, ठीक है, नजर बंद कर 24 घंटे में रखना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कहाँ लेके जाना है? जज के पास लेके जाना। हाँ ये हो सकता है कि उन 24 घंटे में आपका यातायात का समय काउंट नहीं होगा या छुट्टी का समय काउंट नहीं हो सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर जज के पास लेके जाना होता है। लेकिन 24 घंटे में तुमने लेके नहीं आया, यानी कि इस अपराधी का मूल अधिकार को क्या किया है आपने? हनन किया। क्या किया है? हनन किया। तो आपको सो कॉज नोटिस इशू किया जा रहा है, यानी आपको कारण लिखित में देना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। इसमें कहा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस के तहत कहा गया। तो ये चीज देखा जा रहा है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी किसी अपराधी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कोई कम्युनिटी के बारे में नहीं कहा, किसी अपराधी के बारे में किया है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। इसमें कहा जाता है यू मे हैव द बॉडी, आप जो है पूरे शरीर के साथ अपराधी को लेकर के आए 24 घंटे के अंदर। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कौन कर रही है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी बहुत गर्मी लग रहा है। हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। अच्छा और ऑप्शन क्या कहता है वो देख लेते हैं। और ऑप्शन कह रहा है परमादेश। परमादेश में क्या हमने बताया कि कोई भी कर्मचारी जो सरकार से वेतन ले रही हो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का छीन नहीं सकती है, यानी अपना काम अच्छे से नहीं करेगी सरकार, मतलब सुप्रीम सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करे? डायरेक्ट एक्शन लेगी, यानी परमादेश यानी मैंडेमस कहता है। अधिकार परीक्षा में जिसके लिए वह योग्य नहीं है अगर वो काम करने लगे तो उसे हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण मतलब किसी निचली अदालत के जजमेंट को यानी फैसले को ऊपरी अदालत क्या कर दे? रद्द कर दे, तो उसे हम कहेंगे उत्प्रेषण या सब्जुडिक है। क्लियर है? यानी प्रश्न में क्या करा था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा? यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? अरे अभी तो वही था। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? निबंधी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न फिर कह रहा है कि कौन सा मतलब रीट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। यह प्रश्न देखिए फिर आया रेलवे 2004। मैंने सेम पीछे का प्रश्न सिर्फ थोड़ा सा लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। इसमें कह रहा ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश। इसको तो बताने का जरूरत ही नहीं है, अभी हमने लास्ट प्रश्न में डिस्कशन किया इसका।
एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है किसके लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए होता है। किसके लिए होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। प्रश्न संख्या 73 बहुत गलत। प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 73 कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय को प्राप्त है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि जो भी रीट जारी किए जाते हैं यानी समादेश जारी किए जाते हैं किसके तहत, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 के तहत। वह कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त और कौन सा न्यायालय जो है इसे जारी कर सकता है। प्रश्न समझ में आ गया। ऑप्शन क्या कह रहा है, राज्य के उच्च न्यायालय को अधिकार है, जिला न्यायालय को अधिकार है, या दोनों का अधिकार है, या उपयुक्त दोनों में से किसी को नहीं। आपको बताना है सही जवाब। ये प्रश्न का जवाब उम्मीद करता हूं कि आप कर पाइएगा क्योंकि इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूं। देखिए आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में आपका संवैधानिक उपचार क्या है, संवैधानिक उपचार। और संवैधानिक उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार का आदेश जारी करता है और इसी आदेश को जो है समादेश या तो रीट कहा जाता है। तो ये अधिकार किसके पास है, जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। क्योंकि फंडामेंटल राइट को जो है रक्षा करने का अधिकार ही दोनों को दिया गया है। ये अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या सीधा हाई कोर्ट में, जैसा आपको सुविधा लगे। अगर सुप्रीम कोर्ट नजदीक है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अगर हाई कोर्ट नजदीक है तो आप हाई कोर्ट में जाइए। किस आर्टिकल का प्रयोग करके, आर्टिकल 32 का अगर प्रयोग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अगर वही आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हैं तो हाई कोर्ट में जाएंगे। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है या उसे छीना जा सकता है तो उसे रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। तो इसी संवैधानिक उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है वो 5 प्रकार का आदेश जारी करता है। ठीक, कोई भी कर सकता है, राज्य का हाई कोर्ट भी कर सकता है और दिल्ली में बैठा सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। वह 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार किसके पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है, ये वह भी रीट जारी कर सकता है, यानी कि जिला न्यायालय नहीं कर सकता है। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा। क्लियर है। वह 5 प्रकार का रीट कौन सा होता है, बंदी प्रतिष्ठित, हाइबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंट, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण यानी सर्जरी। ये 5 प्रकार का रीट जारी कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट कर सकता है। क्लियर है। यानी प्रश्न संख्या 73 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 74 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय, और दोनों कर सकता है भाई, आपका हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, ये दोनों जो है आपको क्या कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को यानी किस रीट को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ऑप्शन क्या कर रहा है, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध या उपयुक्त सभी। हमने अभी बताया कि संवैधानिक उपचार ने आर्टिकल 32 में कहा गया कि संवैधानिक उपचार के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का आदेश जारी करता है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस है। तो प्रश्न में कह रहा है कि उच्च न्यायालय या हाई हाई सुप्रीम कोर्ट या मतलब हाई कोर्ट, दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावे और कौन सा रीट जारी करता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्प्रेषण जारी करता है, परमादेश जारी करता है, प्रतिषेध जारी करता है। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में क्या कहें, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस कहेंगे, उत्प्रेषण को हम सर्जरी कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्जरी कहेंगे। परमादेश को मैंडेमस कहेंगे। क्लियर है। प्रतिषेध को प्रोविशन और बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस। 5 हो गया, 1 2 3 4 हुआ ना, और 5वां होता है आपका अधिकार परिचय, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया। 5वां क्या है, अधिकार परिचय। क्या है, अधिकार परिचय, इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्यू वारंट। क्लियर है।
प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावे और कौन सा आपको रीट जारी करता है हाई कोर्ट के द्वारा? तो प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा इसके अलावे है। टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 क्या कहता है? कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि रीट किसके लिए होती है? केवल निरुद्ध व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया सकता है, केवल हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया सकता है, या किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया सकता है, या निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल किया सकता है। देखिए, हमने बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस में कोई भी अपराधी को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है? जज के पास लेके जाना होता है। अगर 24 घंटे के अंदर जज के पास लेके नहीं जाता है तो अपराधी के वकील वाले सॉरी अपराधी के परिवार वाले वकील को लेकर सीधा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज जो है अपराधी के साथ साथ पुलिस को एक बुलाएगा और अपराधी का जो मैटर करना है वो तो करेगा। अगर उसका अपराध छोटा है तो उसको बेल देगा, नहीं तो उसको जेल देगा। अपराध बड़ा है तो फिर पुलिस को पूछेगा कि आपने इसके मतलब क्या कर सकते हो, आपने इसके मूल अधिकारों क्यों हनन किया भाई? आपके ऊपर भी सो को नोटिस इशू हो रहा है, आप भी इसका लिखित जवाब दिए। किसमें कहा गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। इसमें कहा गया यू मे हैव द बॉडी, आप शरीर के साथ अपराधी को लेकर के आओ। क्लियर है? किसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया। तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि केवल निरुद्ध व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जाता है या हितबद्ध व्यक्ति, माने कि जो हित का रक्षक मतलब हित से बंधा है उसके लिए, निरुद्ध मतलब रुकावट से है उसके लिए। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है दोनों के लिए होता है। किसके लिए? हितबद्ध व्यक्ति के लिए भी और निरुद्ध व्यक्ति के लिए भी। यानी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वह दोनों के लिए दाखिल की जा सकती है। ठीक है, किसके लिए? निरुद्ध के लिए भी और हितबद्ध के लिए भी। क्लियर है? प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 76 क्या कहता है? सॉरी 76 76। आज हम करने वाले प्रश्न संख्या 80 तक। इसके अगला भी आएगा, ये तो पार्ट 4 है। पार्ट 5 में फिर आएगा प्रश्न संख्या 80 से लेकर 81 से लेकर के 100 तक। फिर एक पार्ट और आएगा, उसमें जो लास्ट बचे रहेंगे वो सभी हम करते हैं। प्रत्येक पार्ट में हम 20-20 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अच्छा, ये इतना कम क्वेश्चन में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि आपका एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न ना छूटे। मेरा मेन टारगेट यही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में पूछा। देखिए, कह रहा है संपत्ति की हानि हो जाने पर, यानी संपत्ति का अगर लॉस हो जाता है तब आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किया। ऐसा तो नहीं है, नहीं होगा। अतिरिक्त कर की वापसी, यानी कि अगर आपने टैक्स जमा नहीं किया है या अगर आपको और ज्यादा टैक्स जमा करना है, ठीक है, या टैक्स अतिरिक्त टैक्स की वापसी, यानी आपने ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है तो वो एक्स्ट्रा पैसा तो आपको रिटर्न होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। ये भी नहीं। या दोषपूर्ण पुलिस नजरबंद के आधार पर, या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, यानी कि आपने अगर कोई भाषण दे दिया है, आपको जो स्वतंत्रता दिया गया है भाषण का, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया गया है, अगर आप उसका उल्लंघन कर देते हैं तब आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह याचिका क्या की जाती है? जारी की जाती है। ऐसा नहीं, हमने बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वह अगर पुलिस को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के पास लेकर नहीं जाती है, जज के पास, तब जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत पुलिस को यानी कि अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर क्या होता है? सो कॉज नोटिस इशू होता है। जैसा हमने बताया, यानी कि क्या हो जाएगा सही जवाब? यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में, ठीक, क्या दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में, यानी कि अगर कोई भी अपराधी अपराध कर दिया, पुलिस गिरफ्तार कर लिए, तो अपराधी को 24 घंटे के अंदर जज के पास लेके जाना था, पुलिस लेके नहीं गया, तो अपराधी के परिवार वाले वकील को लेकर के सीधा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्लियर है? फिर वहां पर आपको वकील जज बोलेंगे ठीक है अपराधी को लेके आओ, पुलिस को लेकर आओ, दोनों को बुलाओ भाई, क्यों नहीं लेके आया? उसका तो राइट, मतलब फंडामेंटल राइट था। उसके बाद जो है वो अपराधी के साथ जो करना है करेंगे। फिर पुलिस को सो कॉज नोटिस इशू किया जाए कि आपने इसका मूल अधिकार का हनन क्यों किया, आपको ये हनन करने का अधिकार नहीं है। तब इस स्थिति में जो है वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करती है उस पुलिस वाले के ऊपर, यानी उस कर्मचारी के ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर। क्लियर है? यानी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंद, मतलब कि दोषपूर्ण है और पुलिस क्या की है? नजरबंद की हुई है, यानी 24 घंटे के अंदर उसको जज के पास नहीं लेकर जाती है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। क्लियर है? यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के आधार पर।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है। 77 कह रहा है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है। किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा, ठीक है, जारीकृत परमादेश निम्नलिखित में से, अच्छा इसमें तो प्रश्न तो हमको गलत लग रहा है। यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कि किसी, ये प्रश्न में थोड़ा कुछ लोचा लग रहा है हमको। कह रहा है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब वैध रूप से अवैध अगर निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा, ठीक है, जारी कृत, यहाँ पर परमादेश नहीं होगा, ये परमादेश नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, समादेश। मतलब कौन सा रीट जो है न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब हो गया सही प्रश्न। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में, ठीक है, न्यायालय द्वारा मतलब कि जारीकृत यानी समादेश में से कौन है। पहला कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परिचय। देखिए अवैध निरोध के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं परमादेश। ठीक है, मतलब अवैध निरोध, अवैध निरोध के मामले में कौन सा है, परमादेश। यानी परमादेश में क्या कहा गया, परमादेश में बताया गया कि कोई भी कर्मचारी जो सरकार से वेतन ले रहा है वह किसी भी क्या कर नहीं कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं छीन सकता, यानी अपना काम अगर अच्छा से नहीं करेगा, इसी को कहा जाता है अवैध निरोध। ठीक है, तो उस मामले में क्या किया, कौन सा रीट जारी किया जाता है, यानी परमादेश जारी किया जाता है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। क्लास ज्यादा लंबा हो गया, इसको शॉर्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। करें कि निम्नलिखित में से किस याचिका, ठीक है, किस याचिका या किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। देखिए यह प्रश्न पूछा है आपको एसएससी 1999 में। किस याचिका या रीट में बंदी प्रत्यक्षीकरण में बताया गया कि हम आदेश देते हैं, परमादेश में, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण में। देखिए आपको बताना सही जवाब क्या होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए 5 प्रकार का रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जिसे कहा था हैबियस कॉर्पस। इसमें कहा गया है यू मे हैव द बॉडी, क्या कहा गया, यू मे हैव द बॉडी, मतलब आप शरीर के साथ जो आपराधिक और पीड़ित लेकर के आइए। ठीक, परमादेश मतलब मैंडेमस, इसमें कहा गया है बी कमांड, क्या कहा गया, बी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं कि कोई भी कर्मचारी जो सरकार से वेतन ले रहा है या किसी व्यक्ति का मूल अधिकार को छीन रहा है, वह कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी यह अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। किसमें कहा गया, परमादेश, मतलब बी कमांड, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रही है हम आदेश देते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपना काम अच्छे से नहीं करती है तो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन होगा। जैसे अनुच्छेद 21 के काम में था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, अगर वो शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाता तो शिक्षा के ऊपर परमादेश की रीट जारी की जा सकती है। क्लियर है, यानी कि बी कमांड किसमें कहा गया है, परमादेश के तहत कहा गया। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अधिकार परीक्षा में क्या कहा जाता है, व्हाट इज योर ऑथोरिटी, आपका ऑथोरिटी क्या है, मतलब जिसके लिए वह योग नहीं है अगर वो काम करने लगे तो उसे हम कहते हैं अधिकार परीक्षा या क्यू वारंट, यानी कि व्हाट इज योर ऑथोरिटी। क्लियर है। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण का मतलब क्या है, किसी निचले अदालत के मुकदमे को, फैसले को अगर ऊपरी अदालत रद्द कर दिया जाता है तो उसे कहा था उत्प्रेषण या सर्जरी। ठीक है, इसमें कहा गया टू बी सर्टिफाइड, क्या कहा गया, टू बी सर्टिफाइड। क्लियर है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी हम आदेश देते हैं, किसमें कहा गया, परमादेश यानी मैंडेमस में कहा गया। बी कमांड, कौन कमांड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांड कर रहा है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद बचाने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, क्या है, किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। क्या कब पूछा है, एसएससी 2011 में। ऑप्शन में क्या कर रहा है, उत्प्रेषण में, समादेश, ठीक है, किसमें कहा गया, उत्प्रेषण में,
उत्प्रेषण में, समादेश में या निषेधाज्ञा, यह किसी प्रकार का रीट है ही नहीं, ये तो आंसर होगा ही नहीं। यह अधिकार परीक्षा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। देखिए, इसमें हमने बताया था आपको कि अधिकार परीक्षा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जिसके लिए वह योग्य नहीं है, अगर वो वह काम करने लगे, तब अधिकार परीक्षा लाया जाता है। जैसे हॉस्पिटल में नर्स डॉक्टर का काम करने लगे, विद्यालय में सफाई कर्मी पढ़ाने लगे, तो सफाई कर्मी का काम है सॉरी, सफाई कर्मी का काम है सफाई करना, पढ़ाना नहीं। ठीक है, यानी क्या है, किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा रहा है। क्यों? आपका अधिकार परीक्षा मतलब सफाई कर्मी का काम था सफाई करना, ठीक है, और पढ़ाने का काम किसका था, यानी कि टीचर यानी शिक्षक का पढ़ाने का काम था, यानी कि पढ़ाने का काम का सरकारी पद हो गया, उसको बचाने के लिए अवैध रूप से सफाई कर्मी क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इस स्थिति में कौन से रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अधिकार परीक्षा जो है वह रिट जारी करती है, और वो जो सफाई कर्मी हो या नर्स हो, और वो अपने जिसका वो योग्य नहीं और वो वह काम कर रहा है, तो उसके ऊपर सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। ठीक है, यानी कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि प्रश्न में क्या कह रहा था, किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है, यानी अधिकार परीक्षा। मतलब जिसके लिए वह योग्य नहीं है वो काम करने लगे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अधिकार परीक्षा कहते हैं। यानी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का इस क्लास का, कह रहा है कि व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रीट। ठीक है, मतलब आपको जो सरकारी नौकरी जो दिया गया है, ठीक, कोई भी कर्मचारी जो सरकार से वेतन ले रहा है, ठीक है, मतलब काम करने के लिए आबद्ध है, मतलब आप अपने काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकती है, आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। किसमें कहा गया है, परमादेश में कहा गया, यानी कि किसमें कहा गया, परमादेश यानी कि मैंडेमस में कहा गया। क्लियर है? किसमें कहा गया, मैंडेमस में कहा गया। ये आप यानी कि व्यक्ति, निगम या अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, मतलब वो काम आपको करना ही होगा, जिसके लिए आप नौकरी में गए हैं वो काम आपको करना ही होगा। जैसे शिक्षक जो है वह स्कूल में पढ़ाने का काम है, तो अगर शिक्षक जो है स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, मतलब वह मौलिक अधिकार, उस बच्चे का मौलिक अधिकार उससे छीन रहा है, तो उस स्थिति में आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके ऊपर क्या कर सकती है, सो कॉज नोटिस इशू कर सकती है। किसमें कहा गया, परमादेश रीट में। तो यह रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? यानी वह व्यक्ति विशेष के लिए भी कहा गया, निगम के लिए भी कहा गया, अधीनस्थ अधिकरण के लिए भी कहा गया। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, परमादेश या मैंडेमस। अधिकार परीक्षा में हमने बताया, उत्प्रेषण में बताया कि किसी मुकदमे के फैसला का रद्द कर दिया ऊपरी अदालत, उसे हम उत्प्रेषण कहा है। प्रतिषेध मतलब मुकदमे को रोक देना, प्रतिषेध कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले क्लास में प्रश्न संख्या 81 से प्रश्न संख्या 100 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्लास जो है ज्यादा लंबा ना हो, और 20 क्वेश्चन में ही क्लास इसलिए लंबा चला जा रहा है क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। अच्छा, जो ऑप्शन में आंसर में ऑप्शन नहीं होता उस ऑप्शन को भी हम पकड़ते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में अगर वो ऑप्शन से क्वेश्चन को छाट पाए, यानी क्वेश्चन का आप सही जवाब कर पाए, तो उसमें आपको हेल्प होगी और उससे आपका रिविजन भी हो जा रहा है। तो आप ये मत देखें कि क्लास जो है वो लंबा क्यों जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, अपने फैमिली के मेंबर के साथ क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।